हेलो स्टूडेंट। अपने यूट्यूब चैनल पर हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और हम अपना अगला लेक्चर देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का, जो है आज का हमारा इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम नॉर्थ इंडियन प्लेन पढ़ेंगे, अर्थात कि उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे। और यह किसके किसके लिए पर्याप्त होगा? तो यह यूपीएससी, यूपी पीएससी, आरओ, एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपी, सी टेट, यूपी टेट और इसके साथ अदर एग्जाम जहाँ भी इंडियन ज्योग्राफी को पूछे जाते हैं वहाँ पे एक क्या होगा, एक क्लास पर्याप्त होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन है, हम इसको थोड़ा समझते हैं मैप के माध्यम से। ठीक, तो जो इधर हमारा क्या था, ट्रांस हिमालय ऐसे कुछ था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक रेंज। इसके बाद जो हमारा शुरू होता है कुछ ऐसे, यहाँ से ऐसे लाइज करता है, ऐसे हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन यहाँ भी है, ऐसे पूरा है ये वाला पूरा रीजन। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि जो हमारा प्लेन बना कैसे है। ये हमारा हिमालय रीजन है, ये हमारा हिमालय रीजन है। इसके बाद कुछ ऐसे ऐसे प्लेन, जैसे जैसे हम क्या करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये नॉर्थ है और इधर से ऐसे साउथ, नॉर्थ साउथ। तो जैसे नॉर्थ से हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं, हम ज़्यादा नहीं, बस इसी रेंज की बात करेंगे, इतना जोन की। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो क्या होता जाता है, हमारा जो ढलान होता है अर्थात स्लोप, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप स्लोप घट रहा है, अर्थात स्लोप डाउन जा रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम जानते हैं कि जब हाई पीक से लोअर पीक की तरफ नदियाँ चलती हैं, हाई पीक से क्या करती हैं, लोअर पीक की तरफ जब नदी चलेगी, तो जो नदी जो नदी जितने हाइट पे रहेगी, हाइट पे रहेगी, तो अपने फर्स्ट स्टेज में इसको हम तीन भागों में बांटते हैं कुछ ऐसे, सेकंड एंड थर्ड। सारा है, थर्ड लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। इंडियन ज्योग्राफी है, मैं शशिकांत चौहान हूँ। यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा, ये हमारा रहा हमारा हाइट वाला पीक, कुछ ऐसे। यहाँ से कुछ नदियाँ ऐसे ऐसे कुछ चलती हैं मोशन में। ठीक, तो हम इसको कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में। ये रहा हमारा हिमालय, इधर से जैसे जैसे हम कहाँ से, ये नॉर्थ है और ये साउथ डायरेक्शन अर्थात कि सेंट्रल या सेंट्रल पार्ट, यहाँ तक हम बात कर रहे हैं, इस रीजन तक। ये वाला जो पॉइंट है कुछ इस यहाँ तक है, इस रीजन तक है। ठीक, तो हम इसको तीन जोन में बांटते हैं, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन एंड थर्ड जोन। यहाँ पर थर्ड जोन है। तो जो फर्स्ट जोन है, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा हाइट के कारण यहाँ पे नदियाँ क्या, नदियों का उद्गम होता है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में। फर्स्ट है ए, तो यहाँ पे क्या होता है, नदियों का उद्गम होता है। दूसरा, उद्गम के साथ यहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी, हाइट क्या है, ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो नदियों का स्पीड होगा, उसके पानी का स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अर्थात कि ज़्यादा होगा। स्पीड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा,
इरोजनल डिपोजिशन क्या करेगा, कंटेंट काम करेगा, इरोजनल होगा अर्थात कि क्या होगा, कटा होगा, और कटा होगा तो क्या करेंगे, बड़े बड़े बोल्ड, हालांकि पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों का कटा होता है। ठीक, अब देखिएगा ये वाला जो रीजन है, ये वाला सेकेंड वाला, यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड, सेकेंड में कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे जो सेकेंड है देखिएगा थोड़ा स्लोप कम हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, स्लोप डाउन होता है, स्लोप क्या हो जाता है, डाउन कर जाता है, अर्थात डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। जब स्लोप डिक्रीज होगा तो यहाँ पे जो उसका स्पीड होगा, स्पीड स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो स्लो हो जाएगा, स्पीड स्लो अर्थात कि कम हो जाएगा। स्पीड स्पीड जब कम होगा तो स्पीड के साथ जैसे ही कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कटाव प्लस जमाव, मतलब मिट्टी कटेगी भी और जमेगी भी। ठीक, कटाव प्लस जमाव दोनों होगा। ठीक, इसके साथ में यहाँ पे कैसे, यहाँ पे बालू और बजरी, बजरी का क्या होगा, जमा होगा। चलिए हम इसको थोड़ा समझते हैं एक और स्ट्रक्चर से। ये रहा हमारा हिमालय रीजन, ये हमारा हिमालय रीजन है जहाँ से नदियों का उद्गम हो रहा है, यहाँ से हिमालय रीजन है जहाँ से नदियों का उद्गम हो रहा है। तो नदियाँ उद्गम होने के बाद जैसे थोड़ा डाउन पे जाती हैं ऐसे, तो यहाँ पे उसका फर्स्ट स्टेज शुरू होता है। कुछ स्ट्रक्चर हम इसको क्लियर करके चलते हैं। ठीक, ये क्या है, हिमालय है, ये है हिमालय। हिमालय के से क्या हो, नदियों का यहाँ से उद्गम होगा, नदियाँ। ठीक, यहाँ से नदियों का क्या होगा, उद्गम होगा। जैसे नदियों का उद्गम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, उनका फर्स्ट स्टेज शुरू होता है। इस कंडीशन में फर्स्ट स्टेज शुरू होता है तो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, ये जो हमने बोल्ड लिखा है ये क्या है, बड़े बड़े पत्थर। तो यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों का ऐसे जमा होता है, मिट्टी ज़्यादा कटाव करेगी तो बड़े बड़े पत्थरों का कटाव करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों का क्या होता है, जमा होता है। तो जब बड़े बड़े पत्थरों का जमा होगा फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड स्टेज। यहाँ पे क्या है, आपका सेकेंड स्टेज है, ये फर्स्ट रहा और यहाँ पे सेकेंड। तो सेकेंड में देखते हैं कि उसकी स्पीड क्या हो रही है, स्पीड स्लो हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, कटाव प्लस जमाव, अर्थात कि यहाँ पे कैसे होंगे, हमें छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल देखने को मिलेंगे, बालू बजड़ी। ठीक, छोटे छोटे पत्थर। यहाँ पे क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंट जो कैपेसिटी होती है पत्थर की, यहाँ पे जो वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है कैसी होती है, कम होती है। कैसे होती है, कम होती है, अर्थात कि पानी को रोकने की क्षमता कम होती है। यहाँ पे जो वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी होगी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होती है। कारण, क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़े बड़े पत्थर होंगे, तो बड़े बड़े पत्थर होंगे तो उनके जो बीच का ये स्थान होगा, ये वाला स्थान, जो बीच का स्थान होगा इसे हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट, ये हॉट स्पॉट क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे मतलब कि अर्थात कि हॉट स्पॉट ज़्यादा होगा तो मतलब कि पानी को कम रोक पाएगा। तो यहाँ से नदियाँ क्या होती हैं, पत्थर के नीचे से निकल जाती हैं। तो यहाँ पे नदियाँ जो होती हैं क्या हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, यहाँ पे नदियाँ क्या होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं भाबर। यही हमारा क्या है, भाबर क्षेत्र है, जहाँ पे नदियाँ नहीं दिखाई देती हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, भाबर क्षेत्र। अर्थात कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े पत्थरों का क्या होता है, जमा होता है। जैसे उसके बाद जैसे छोटे छोटे पार्टिकल आ जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, इनका जब जमा होता है, अर्थात कि यहाँ पे मिट्टी कटाव प्लस जमाव दोनों होता है। जो हल्की मिट्टियाँ होंगी, जो ज़्यादा हल्की होंगी अगले स्टेज में पहुँचेंगी, और जो थोड़ा भारी होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, रुक जाएगा, यहाँ पे रुकेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि वाटर जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है क्या ज़्यादा है, अर्थात कि पानी को ज़्यादा रोकेगा। तो यहाँ से नदियाँ क्या होते हैं, थोड़ा ऊपर आ जाती हैं, दिखने लगती हैं। तो ये जो होता है क्षेत्र दलदली होता है,
दलदली होता है, दलदली, इसी को हम क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र, इसी को हम क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। अब हम देखेंगे थोड़ा सा थर्ड, यहाँ पे जो थर्ड स्टेज था, थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या होता है, स्लोप लगभग क्या होता है, स्लोप लगभग खत्म हो जाता है। तो स्लोप क्या होता है, एंड हो जाता है। इसके साथ हमें क्या देखने को मिलता है, केवल जमाव देखने को मिलता है, केवल हमें जमाव देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं, यहाँ पे क्या कर, केवल हमें डिपोजिशन देखने को मिलता है। क्या होगा, हमें यहाँ पे ओनली ओनली डिपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक, चलिए हम थोड़ा इसको और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे डिपोजिशन होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे। तो हम डिपोजिशन के आधार पे हम मिट्टी को दो भागों में बांटते हैं। ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं। तो डिपोजिशन के आधार पे, डिपोजिशन के आधार पे हम मिट्टी को, ठीक है, हम दो भागों में बांटते हैं। क्या होता है, एक खादर होता है और दूसरा बांगर होता है। बांगर, खादर जो होती है कैसा होता है, ये नई नई जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। और एक बांगर जो होती है पुराने पुराने जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक, ये कैसी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो हम देखते हैं कि इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे बनता है। ये मान लीजिए कि नदी यहाँ से ऐसे जो है आपकी, ऐसे गंगा आ रही है। गंगा जब यहाँ से चल रही है तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हाइट है, फिर कम हाइट, फिर ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ला के यहाँ से क्या करती है, ज़्यादा जमाव करती है। जमाव यहाँ भी कर रही है, अपने अपने साइड की सेप की है, जब बाढ़ आएगा तब। ठीक है, थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं। ये रहा, ये नदी का क्षेत्र है जहाँ से नदी क्या होती है, जाती है। नदी यहाँ अपना क्या करती है, नदी यहाँ से मिट्टी कटाव करके ला रही है। मिट्टी कटाव कर जब मानसून आएगा तो जो वाटर वाटर होता है, वाटर ज़्यादा बन जाता है, इस कारण से बाढ़ आता है। तो बाढ़ के कारण ये जो मिट्टी, बाढ़ आ जाएगा, अर्थात कि हमें क्या मिलेगा, फ्लड। ठीक, हमें फ्लड देखने को मिलता है। और फ्लड जब देखने को मिलेगा तो फ्लड में क्या होता है आपका, कि हमें जो स्पीड होगी, पानी का स्पीड होगा, क्या होता है, बढ़ जाता है। स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कटाव ज़्यादा देखने को मिलता है। कटाव ज़्यादा देखने को मिलता है। जो नदी क्षेत्र होता है, नदी क्षेत्र में हमें विस्तार देखने को मिलता है। क्या होगा, नदी क्षेत्र में विस्तार देखने को मिलेगा। जो नदी इतने में जा रही थी वो इतने में जाने लगेगी। अर्थात कि ये जो रीजन है, ये रीजन, इस रीजन में क्या होगा, हमें नई जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। नई जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है, मृदा देखने को मिलती है। तो यही हमारी क्या होगी, खादर। ये क्या है हमारा, खादर। ये हमारा क्या हुआ, खादर। मान लीजिए कि नदी कुछ ऐसे चल रही है, यहाँ पे जमाव की है, यहाँ पे जमाव की है, ऐसे ऐसे मिट्टी का जमाव की है। नदी किसी कारणवश ये सब जमाव की है, नदी किसी कारणवश अपना रास्ता बदल कुछ ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, तो जो नई जलोढ़ मृदा होगी इस क्षेत्र में होगी, यहाँ पे इस क्षेत्र में होगी। और वही पुरानी जो जलोढ़ मृदा है, ये पुरानी वाली, पुरानी, ठीक, एक ऐसा होगा, पुरानी जो जलोढ़ मृदा होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। इसी को बांगर बोलते हैं। चलिए यहाँ से समझते हैं। तो जो खादर होगी, नई जलोढ़ मृदा होगी, बांगर होगी, पुरानी जलोढ़ मृदा होगी, पुरानी जलोढ़ मृदा। और जो नई जलोढ़ मृदा होती है कैसी होती है, फर्टाइल होती है। कैसी होती है, फर्टाइल होती है। अर्थात कि इसमें जो हमारा खाद्य उत्पादन होता है, खाद्य उत्पादन ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमें फर्टिलाइज़र की मात्रा बहुत कम चाहिए। जो फर्टिलाइज़र की मात्रा होती है, क्या क्या होती है, कम
कम चाहिए होता है, ठीक, चाहिए होता है। यहाँ पे एक ऐसी है, पुरानी जलोढ़ मृदा है, तो एक कैसा होता है, लेस फर्टाइल होता है। लेस फर्टाइल अर्थात कि क्या होता है, कम उत्पादन होता है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे खेती करने के लिए हमें क्या होगा, ज़्यादा, मोर देन मोर फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। फर्टिलाइजर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी का एक तीसरा रूप है, इसी का बांगर का एक तीसरा रूप है, या हम इसका हम तीसरा रूप कर देते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूर। ठीक, रूर या हम इसको एक और नाम से जानते हैं, कल्हड़। कल्हड़, ये जो रूल रूर या कल्हड़ होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा खादर और बांगर के बीच का क्षेत्र, जहाँ से नदी अपना स्थान या तो बदल रही है या किसी कारणवश वहाँ पे पानी कम हो गया है। ठीक, यदि किसी कारण से पानी कम हो गया या किसी कारणवश इस जलोढ़ मृदा में आवश्यकता से अधिक आवश्यकता से अधिक आवश्यकता से अधिक क्या हो जाए, आपका सिंचाई सिंचाई हो जाए, तो यह जलोढ़ मृदा टूट के किसमें, कल्लड़, रूर या रे भी बोलते हैं इसे, रे या कल्लड़, सॉरी, कल्लड़ में क्या होती है, बदल जाती है, रे या कल्लड़ में बदल जाती है। ठीक, चलिए हम थोड़ा सा इसको आगे समझते हैं। चलिए तो हम थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। दोआब, ये दोआब क्या होता है, दोआब, दोआब उसे हम बोलते हैं जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, उसे हम दोआब बोलते हैं। जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। दो नदियों के बीच का क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। दोआब कहलाता है। ठीक, वैसे ही ये रोहिलखंड होगा, अवध प्लेन, ठीक है, रूर प्लेन, छत्तीसगढ़ प्लेन, इनका अलग अलग रीजनल नाम है, हम इसी को आगे समझ लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम नॉर्थ इंडियन प्लेन को कितने भागों में बांटते हैं। जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, हम इसको कितने भागों में बांटते हैं। पहला है राजस्थान प्लेन, राजस्थान प्लेन। दूसरा है आपका पंजाब एवं हरियाणा प्लेन, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन। फिर पंजाब एवं हरियाणा प्लेन के बाद है गंगा प्लेन, गंगा प्लेन। इसके बाद है आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक, कितने भागों में बांटते हैं, एक, दो, तीन और चार भागों में इसको हम बांट के क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ इंडियन प्लेन, इस थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तरी मैदान का निर्माण तीन प्रमुख नदियों से हुआ है, कौन कौन नदी है आपकी, नदी कौन कौन है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक, थोड़ा हम मैप पे इसको देखते हैं कौन कहाँ से कैसे उद्गम होगा।
एक मिनट, आते हैं, एक मिनट। हाँ ठीक है। तो जो हमारा कौन सा था पहले, सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ से उसका उद्गम स्थल होके ऐसे कुछ निकलती है। ये हमारा सिंधु रही। दूसरी रही गंगा। गंगा का कुछ ऐसे उद्गम है। ठीक। तीसरी रही ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का कुछ ऐसे उद्गम है, ऐसे। ठीक। तो इन्हीं से जो मिट्टियाँ काट के लाई जाएंगी और डिपोजिशन अपने अगल बगल की जाएगी, उसी के अनुसार क्या होता है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि पर्याप्त जल आपूर्ति और अनुकूलन जलवायु के साथ समृद्धि मिट्टी के आवरण के साथ यह कृषि की दृष्टि से भारत का एक बहुत ही उत्पादक हिस्सा होता है। ठीक है। वे शिवालिक के दक्षिण में, ठीक है, हमने देखा था क्या है कि हमारा जो नॉर्थ हमारा ट्रांस था पहले, ट्रांस में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज। इसके जस्ट बाद हमने देखा था कौन सा क्षेत्र, भाबर क्षेत्र। क्या हमने देखा था, भाबर क्षेत्र। जस्ट इसके बाबर के जस्ट साउथ में हमने क्या कौन सा देखा था, तराई। तराई। ठीक। तराई के बाद हमने देखा था खादर होगा या बांगर होगा, जिसे हम जलोढ़ मृदा बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वे शिवालिक के दक्षिण में स्थित हैं, जो हिमालय फ्रंटल फॉल्ट द्वारा अलग किए गए हैं। दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपी भारत के उत्तरी किनारे पर एक लहरदार अनियमित रेखा है। पूर्वी भाग में मैदान भाग की सीमाएं पूर्वांचल की पहाड़ियों से लगती हैं। पूर्वी भाग में यहाँ की बात कर रहा है। बैक चलते हैं यहाँ पर। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो हमारे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ थी कुछ ऐसे थी, जिसे हम अराकान योमा के नाम से जानते हैं। अराकान योमा, यहाँ से हमारा ऐसे ग्रेटर हिमालय था, कुछ शिवालिक रेंज के हम बस ड्रा कर रहे हैं। शिवालिक रेंज इसके ऊपर था ऐसे कौन सा, मिडिल हिमालय। फिर उसके ऊपर ऐसे ग्रेटर हिमालय था, यहाँ तक ऐसे कुछ ग्रेटर हिमालय। तो यही बता रहा है कि यहाँ पे हमें, यहाँ पे क्या करता है, इसको अलग करता है। पूर्वी भाग को, पूर्वी भाग को जो हमारा नॉर्थ प्लेन है वो क्या करता है, अलग करता है। क्योंकि यहाँ से हमें कुछ ऐसे ब्रह्मपुत्रा का सिचुएशन देखने को मिलता है। तो ब्रह्मपुत्रा के अगल बगल क्या होगा, मैदान बनता है, ऐसे ये वाला रीजन पूरा मैदान बनता है। ठीक। उसी की बात कर रहा था। अगला, यह मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह मैदान लगभग कितना, 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा होने के कारण घनी आबादी वाला भौगोलिक प्रभाग है। चलिए थोड़ा सा हम इसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा, कोई क्षेत्र जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर देखने को मिलता है, साथ में वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, जल। जल, जल भी अच्छी अच्छी खासी देखने को मिलती है। ठीक है। तो हमारा जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, यहाँ पे दो कारणों से बरसात होता है। एक तो हमारा मानसूनी बरसात होती है, एक जो होता है हमारा, एक हमारा मानसूनी बरसात होती है, मानसूनी वर्षा। ये कब, जून जुलाई के, जून जुलाई अगस्त, अगस्त और सितंबर, सितंबर। ठीक है। कि महीने में हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन बहुत अच्छी बरसात होती है। पहला तो मानसूनी बरसात होगी। दूसरा यहाँ पे एक और बरसात होती है जिसे हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ के कारण भी भारत में अच्छी बरसात होती है, नॉर्थ इंडिया में। और एक तीसरा होता है पूर्वी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ, जिसे हम सोमालियन के नाम से जानते हैं, सोमालियन हवाएं, विक्षोभ। ठीक। तो इन तीन कारणों से नॉर्थ इंडियन में बहुत अच्छी बरसात होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी कर्क रेखा के लगभग पास में है। जो हमारा कर्क रेखा है, कर्क
और कर्क रेखा है उसके लगभग क्या है, पास है। तो इसी कारण यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा हुआ, जल भी अच्छा हुई। और जहाँ पे ए दोनों अच्छा होते हैं वहाँ पे, ठीक है, यदि टेम्परेचर देखिए सीधा सा एक फंडा है बायोलॉजी बायोडाइवर्सिटी का। जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इसका एक सीधा सा फंडा होगा, मोर टेम्परेचर, मोर टेम्परेचर इसके साथ वाटर। देखिए ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में होने चाहिए, ठीक। जब ये दोनों ज़्यादा होंगे तो मोर टेम्परेचर, मोर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, सीधा सा फंडा होता है। क्योंकि जब टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, वेपर देखने को मिलेगा। वेपर देखने को मिलेगा, मोर वेपर। जब मोर वेपर होगा तो क्लाउड फार्मेशन क्या होगा, मोर होगा। जो क्लाउड फार्मेशन होगा, क्लाउड फार्मेशन क्या होगा, मोर होगा। क्लाउड फार्मेशन मोर होगा तो रेनफॉल क्या होगा, रेनफॉल मोर होगा। जब रेनफॉल मोर होगा तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों में रिलेशन देखने को मिला। और जब दोनों में रिलेशन देखने को मिलेगा तो यहाँ से हमें सीधी बात जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, हमें देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा। इसी कारण हम जो तराई अभी देखे हैं ना कि पहला था क्या था, बाबर था। पहला क्या था, बाबर क्षेत्र था। दूसरा क्या था, तराई रीजन था। तीसरा था खादर या बांगर, खादर या बांगर, या या रे या कल्लड़, कल्लड़। ठीक है, ये देखने को मिला था ना। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे बड़े बड़े बोल्ड होते हैं, तो यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं विलुप्त हो जाती हैं, नहीं दिखता है। एग्जाम्पल है सरस्वती नदी हरियाणा में। कौन सी, हरियाणा में सरस्वती नदी, ठीक। तो यहाँ पे नदियाँ नहीं दिखती हैं। तराई में कैसा है, तराई एक दलदली क्षेत्र होता है। तराई दलदली क्षेत्र होता है, नदियाँ हमें ऊपर देखने को मिलती है। तो इसी कारण यहाँ पे क्या होगा, हमें जल जल देखने को मिलता है, अच्छा टेम्परेचर देखने को मिलता है। कर्क रेखा के पास होने के कारण अच्छा टेम्परेचर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है ज़्यादा देखने को मिलती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी कारण यहाँ पे हमें कीट पतंगे, कीट पतंग भी हमें क्या होते हैं, ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कीट पतंग में इसी कारण इसे हम मलेरिया जोन भी कहते हैं, क्योंकि मलेरिया भी क्या होगा, जो मच्छर होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण हम इनको क्या बोलते हैं, मलेरिया जोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का क्या है, कौन सा पार्ट है आपका। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रेटर इंडियन डिजर्ट है। यहाँ पे ग्रेटर इंडियन डिजर्ट अर्थात कि थार मरुस्थल। यहाँ पे आपका ये रहा, ये जो पूरा रीजन है, ऐसे ऐसे ये पूरा रीजन क्या है हमारा, नॉर्थ नॉर्थ इंडियन प्लेन को डिनोट कर रहा है। ये जो पूरा प्लेन क्या है हमारा, नॉर्थ इंडियन प्लेन को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। अपर वाला सब पूरा है, ठीक। ऐसे ये पूरा जो क्षेत्र है किसको, नॉर्थ इंडियन प्लेन को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ये पूरा ऐसे। आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने देख लिया था, अब देखेंगे भारत का उत्तरी मैदान, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंजाब हिमालय, सॉरी पंजाब का मैदान। तो पंजाब का मैदान जो है, पंजाब का मैदान उत्तरी मैदान का क्या है, सबसे पश्चिमी भाग है। फिर बोल रहा है कि पूर्व में दिल्ली, दिल्ली अरावली पर्वतमाला, कहाँ से, जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली से कहाँ तक, दिल्ली,
अरावली दिल्ली। जो ऐसे राजस्थान में अरावली माउंटेन है, ये कहाँ तक फैली है? ये दिल्ली तक फैली है। मजनू का टीला। ठीक है, यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है मजनू का टीला। वहाँ तक, वहाँ से दिल्ली शुरू होती है, वहाँ से इसे गंगा के मैदान इलाके से अलग करता है। जो गंगा फिर रिवर है, ये चलिए मैप बना के देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसे अरावली रेंज है, ऐसे अरावली रेंज। तो यहाँ से ये बोल रहा है कि शुरू होता है यहाँ से, अरावली दिल्ली से लेके, और जो गंगा हमारा ऐसे गई है गंगा, तो इसका जो क्षेत्र है, मान लीजिए गंगा के यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र है, तो ठीक है, यहाँ से इधर से यमुना आ जाता है। तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसी को क्या बता रहा है कि ये है, ठीक है, आपका पंजाब का क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र पंजाब। फिर तीसरा बोल रहा है कि इसका निर्माण सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। ठीक है, ये वाला पूरा रीजन तब आएगा इसमें, पूरा पंजाब हिमालय, सॉरी, पंजाब का मैदान, पूरा क्षेत्र आएगा यहाँ तक। क्योंकि यहीं यहीं से जो पंच नद होता है, यहीं से बनता है ऐसे। ठीक, ब्यास, झेलम, सतलुज, रावी, ऐसे बनता है। इसका निर्माण सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इस मैदानों का एक बड़ा भाग पाकिस्तान में भी है। ठीक, जब पंचनद से मिलकर बन रहा है तो पाकिस्तान में श्योर होगा ये। इसे इसके कई दोआब हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम दोआब भी देख लेते हैं। दोआब, हमने बताया था कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है दोआब कहलाता है। तो हम पंजाब का दोआब देख लेते हैं, पंजाब मैदान में जो दोआब बनता है कैसा होगा। तो जो सबसे ऊपर नदी है, जो सबसे ऊपर है, उसका नाम है इंडस, जिसे हम सिंधु नदी नाम से जानते हैं। इंडस। इंडस के बाद आती है आपकी चेनाब। चेनाब। चेनाब के बाद आती है आपकी रावी। चेनाब के बाद आती है आपकी रावी नदी। फिर रावी के नीचे आती है ब्यास, ब्यास नदी। और ब्यास के नीचे सबसे आती है कौन सी? सतलुज नदी। का हम क्रम देख रहे हैं, सतलुज रिवर। ठीक। सतलुज रिवर। तो इन नदियों के बीच का जो मैदान बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। नदियों के बीच का जो मैदान बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। तो जो झेलम और सिंध नदी के बीच बनता है उसे हम बोलते हैं सिंध सागर दोआब। नाम है सिंध सागर दोआब। ठीक, सिंध सागर दोआब। ठीक, वही जो झेलम और चेनाब के बीच बनता है, झेलम और, झेलम लिखा ही नहीं है ना, चेनाब लिख दिया है, ये गलत हो गया है। यहाँ पे था झेलम नदी। झेलम रिवर। ठीक है, तो जो आपका सिंध सागर दोआब बनता है कहाँ से? सिंध नदी और झेलम के बीच बनता है, सिंध नदी और झेलम के बीच बनता है। जो झेलम और चेनाब के बीच बनता है उसे हम बोलते हैं चाज दोआब। चाज दोआब। जो चेनाब और रावी के बीच बनता है उसे हम रेचना दोआब बोलते हैं, उसे हम रेचना दोआब बोलते हैं। और जो रावी और ब्यास के बीच बनता है, रावी और ब्यास के बीच बनता है उसे हम बोलते हैं बारी दोआब। बारी दोआब। और जो ब्यास और सतलुज के बीच बनता है उसे हम बोलते हैं बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब। ठीक। तो ये नदियों के बीच जो मैदान क्षेत्र होता है उसे हम दोआब के नाम से जानते हैं। तो सिंध नदी और झेलम नदी के जो बीच बनता है, सिंध नदी और झेलम नदी के बीच बनता है, उसे हम बोलते हैं सिंध सागर दोआब। जो झेलम और चेनाब के बीच बनता है उसे हम चाच दोआब के नाम से जानते हैं। जो चेनाब और रावी के बीच बनता है उसे हम रेशमा दोआब के नाम से जानते हैं। जो रावी और ब्यास के बीच बनता है उसे हम भारी दोआब के नाम से जानते हैं। और जो आपका ब्यास नदी और सतलज के बीच बनता है उसे हम विष्ट दोआब के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक। तो ये बोला है कि इसमें फोर्थ पॉइंट में
कि इसे कई दोआबों से विभाजित किया जाता है। ठीक है, दो प्लस अब पानी या नदी एक क्षेत्र या भूमि जो दो नदियों के बीच क्या हो, स्थित हो, और जहाँ तक पहुँचती है उसे हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। चलिए, पंजाब दोआब। तो यहाँ पे देखिए सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब कहाँ पे है? सिंध और किसके बीच? झेलम के बीच है। क्या है? सिंध सागर दोआब सिंध और झेलम के बीच है। वहीं चेज दोआब, चेज दोआब झेलम और चेनाब के बीच है। रेशमा दोआब चिनाब और रावी के बीच है। और बारी दोआब रावी और ब्यास के बीच है। ठीक है, ब्यास और सतलुज नदी। कौन सा? विष्णु दोआब। कौन सा है? विष्णु दोआब किसके है? रावी और सतलुज के बीच है। आगे बढ़ते हैं। गंगा का मैदान। ठीक है, इसको समझते हैं। तो जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान पश्चिम में यमुना जलग्रहण क्षेत्र से पूर्व में बांग्लादेश सीमा के पर स्थित तक है। ठीक है, तो जो हमारा पूर्व में है, कहाँ से? गंगा का, यमुना, जो यमुना नदी ऐसे आती है, फिर गंगा है, और फिर यहाँ से ऐसे आके पश्चिम बंगाल, फिर इधर से आके ब्रह्मपुत्र ऐसे मिलती है। ठीक, तो यही बोल रहा है कि यहाँ से पश्चिम बंगाल और यहाँ से यमुना, यमुना के क्षेत्र से लेके जो गंगा का मैदान है बनता है। बोल रहा है कि निचले गंगा मैदान का निर्माण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच प्रायद्वीपीय भाग के एक हिस्से के नीचे की ओर से झुकने और उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा अवसाद से हुआ है। ठीक है, जो नीचे बोल रहा है कि राजमहल की पहाड़ियाँ हैं ऐसे, इस क्षेत्र में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, विंध्य पहाड़ियाँ हैं, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है, इन दोनों के बीच, ठीक है, वहाँ तक इसका फैला हुआ है। इन मैदान में मुख्य स्थलाकृतियाँ विविधताओं में भाबर तराई, भांगर खादर तटबंध, परित्यक्त मार्ग आदि शामिल होते हैं। लगभग सभी नदियाँ अपना मार्ग बदलती रहती हैं क्योंकि नवीनतम नदी हिमालय है, और यहाँ पे कभी ज़्यादा बरसात के कारण भी, जो मानसूनी बरसात होती हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, तो ज़्यादा पानी भरा होता है तो कटाव, हमने बताया था कि जैसे ज़्यादा वर्षा होगा वहाँ पे कटाव बढ़ जाता है, तो जो नदियाँ होती हैं अपना मार्ग भी बदलती रहती हैं, तो बार बार बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। कोसी नदी इस मामले में बहुत कुख्यात है। इसे लंबे समय से बिहार का शुष्क नदी भी कहा जाता है। उत्तरी राज्य हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, अभी आपने देखा था कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सब में बहुत ज़्यादा अभी, बहुत ज़्यादा क्या होता है, बादल फटने की क्या घटना हुई थी। तो ऐसे जब ज़्यादा बरसात होती है, एक सीमा से ज़्यादा पानी आ जाता है, तो वहाँ पे नदियों का जो स्पीड हो जाता है, बढ़ जाता है, तेज हो जाता है, तो जो उनका क्षेत्र होगा, उनका मान लीजिए क्षेत्र इतना था तो क्षेत्र भी बढ़ जाता है। दूसरी बात, स्पीड भी बढ़ जाती है। मान लीजिए नदी ऐसे जा रही थी तो यहाँ पे आएगा तो ये बार बार कटाव करेगा यहाँ पे मिट्टी, तो कटाव करते 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 जो यहाँ पे आ रही थी कभी इतना घूम के वो सीधे आने लगती है। तो इसी कारण जो यहाँ पे जो नई जलोढ़ मृदा हुई, कुछ दिन मतलब कुछ साल बाद पुरानी हो जाएगी तो वही भांगर में परिवर्तित हो जाती है। सेम उसी को समझा रहा है। उत्तरी राज्य हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का हिस्सा और पूर्व में पश्चिम बंगाल गंगा के मैदान इलाके में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, गंगा जो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है। डेल्टा, डेल्टा अर्थात कि डेल्टा उसे बोलते हैं जब नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले क्या करती हैं, मिट्टी का जमाव कर देती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये उसी को समझाया है कि कैसे कैसे नदियों का बहाव होता है। तो यहाँ से क्या है, हिमालय है, हिमालय के बाद बहाव है। फिर देखिए यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर दिखा दिया है, यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पत्थर दिखाया है। फिर उसके बाद तराई में देखिए छोटे 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 दिखा दिया है। फिर उसके बाद बांगर दिखाया है, फिर खादर दिखाया है, फिर रिवर वैली दिखाया है, रिवर वैली दिखाया है, मतलब कि यहाँ से नदी बह रही है, और इसके जस्ट इलाके में जो नया मिट्टी है उसको बोल दिया कि खादर है, और जो पुरानी मिट्टी है जो नदियों से दूर है उसे बोल दिया बांगर है। वही समझा रहा है। ठीक है, गंगा दोआब, गंगा दोआब में देख लेते हैं। ऊपरी दोआब, जो ऊपरी दोआब है, ठीक, उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार, ठीक, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर।
दिल्ली में देख लेते हैं। दिल्ली में मध्य दोआब, एटा, कासगंज, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया और मथुरा है। मथुरा ब्रज के ट्रांस यमुना क्षेत्र में पड़ता है। निचला दोआब कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी और इलाहाबाद में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रोहिलखंड का मैदान। तो रोहिलखंड का मैदान जो है क्या है, जो रोहिलखंड का मैदान है, रोहिलखंड का निचला जलोढ़ और उत्तरी पश्चिमी यूपी में उत्तरी गंगा जलोढ़ मैदान पर स्थित है। गंगा नदी पश्चिम और अवध मैदान पूर्वी के बीच है। इसका नाम रोहिल्ला जनजाति के नाम पर पड़ा है। ठीक है, कौन से रोहिल्ला जनजाति के नाम पे रोहिलखंड का मैदान पड़ा है। ठीक है, और महाभारत में इसे मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में इसे किस नाम से जाना जाता था? मध्य प्रदेश के नाम नाम से जाना जाता था। रोहिल्ला यूसुफजई जनजाति के पठान पर्वतरोही थे। ठीक है, जो रोहिल्ला थे कौन से हैं जनजाति के? यूसुफजई जनजाति के हैं। आगे अगला देखते हैं अवध का मैदान। अवध का मैदान जो है कौन सा है? पूर्वांचल अर्थात जिसे पूर्व और रोहिलखंड पश्चिमी के बीच यूपी का मध्य भाग। पहले इसे भारत के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता था। अपने अनूठे व्यंजनों और संस्कृति के लिए जाना जाता है, जिसमें शहर लखनऊ, कानपुर, बरेली और फैजाबाद शामिल हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रार का मैदान। ठीक है, जिसे हम रूड़ का मैदान बोलते हैं। ठीक, तो जो रूड़ का मैदान है, रार क्षेत्र पश्चिम में छोटा नागपुर पठार और पूर्व में गंगा नदी के मुख्य। ठीक है, हम कहाँ पे यहाँ पे पढ़ इस रीजन में, ये ब्रह्मपुत्रा है आपकी गंगा नदी है, तो हम इस रीजन की बात कर रहे हैं कि मुख्य प्रवाह जो लगातार बदलता रहता है के बीच स्थित है। रार मैदान में गंगा नदी के दक्षिण में और इसकी भागीरथी हुगली सहायक नदी के पश्चिम में निचले गंगा के मैदान शामिल हैं। ये मैदान पुराने जलोढ़ निक्षेपों से बना है। ऊंचाई 75 से 150 मीटर के बीच है। मुख्य नदी दामोदर नदी है। अत्यधिक औद्योगिकीकृत क्षेत्र है। पहले विनाशकारी बाढ़ के लिए मशहूर था, पहले, अब नहीं है। मालवा दोआब। मालवा दोआब है जो मालवा क्षेत्र से होकर बहने वाली नदियाँ मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यों और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों को कवर करती है। इसमें ऊपरी मालवा दोआब और निचला मालवा दोआब जैसे दोआब क्षेत्र आते हैं। ठीक, तो ये देखिए हमारा वही इंडियन प्लेन का जो क्या है क्षेत्र है, राजस्थान, पंजाब, ये पूरा ये गंगा का मैदान हो गया, ये आपका पूर्वांचल का मैदान हो गया, ये आपका रूड़ का मैदान हो गया। ठीक, इधर मालवा का क्षेत्र आ जाएगा, इधर मालवा क्षेत्र आ जाएगा। वही छोटा छोटा पार्ट को थोड़ा डिफाइन कर दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पड़ेगा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ है, ये वाला रीजन है छत्तीसगढ़ का मैदान। यहाँ पे थोड़ा इसका विस्तार किया है, कुछ ऐसे है, तो हमने देखा था उस पिछले वाले मैप में कुछ ऐसे था। ठीक है, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। तो जो छत्तीसगढ़ का मैदान है बोल रहा है कि प्रायद्वीप पठार में छत्तीसगढ़ का मैदान का नाम के लायक एकमात्र मैदान है। यह उत्तरी, ठीक है, ऊपरी महानदी द्वारा प्रवाहित एक तस्तरी के आकार का अवसाद है। पूरा बेसिन मैकाल रेंज और उड़ीसा पहाड़ियों के बीच स्थित है। किस मैकाल रेंज और उड़ीसा पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह उत्तर में छोटा नागपुर पठार, उत्तर पूर्व में रायगढ़ पहाड़ियाँ, दक्षिण पूर्व में रायपुर अपलैंड, दक्षिण में बस्तर पठार और पश्चिम में मैकाल रेंज से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में कभी हाइथैवंशी राजपूत का शासन हुआ करता था, जिसके 36 किलों के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। ठीक है, बेसिन चूना पत्थर और शेल्स के लगभग क्षैतिज विस्तार के साथ बिछाया गया है। भारत के धान के कटोरे के रूप में भी यह प्रसिद्ध है। व्यापक कोयला भंडार और लौह अयस्क बॉक्साइट, मैग्नीज और वाणिज्यिक मिट्टी के पर्याप्त भंडार ने इसके विकास में सहायता की है। मैदान का सामान्य ऊंचाई 250 मीटर से लेकर पश्चिम में 330 मीटर तक फैला हुआ है। भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ और दुर्ग प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र हैं। कोरबा, नंदगांव और रायगढ़ अन्य विकासशील
जो शहर कहाँ है, केंद्रित है छत्तीसगढ़ के मैदान में। ठीक है। रायचूर दोआब, तो रायचूर जो दोआब है आपका, रायचूर दोआब आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों का त्रिकोण क्षेत्र है, जो कृष्णा नदी और उसके सहायक तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित है, जिसका नाम रायचूर शहर के नाम पर रखा गया है। तो किस 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 नदियों के बीच है, आपका कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित है। ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो वाचिंग। और आपको हमारा यह लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लेक्चर को और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हमारी यह जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर ऐसे ही सतत सतत चलता रहेगा। और चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो, इसमें हमने एक संकल्प लिया है कि 100% फ्री और 100% या 10% आपको पूरा वीडियो मिलेगा, सिलेबस के पूरे सिलेबस के साथ, सिलेबस के साथ पूरा मिलेगा। थैंक यू।